गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 12th क्लास का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर मेटलर्जी करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई कि जैसे आप डेली लाइफ में देखते हो कि आयरन की बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, एल्यूमिनियम के बहुत सारे वेसल्स हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। तो हमारे दिमाग में एक ये बात आती है कि ये आयरन आया कैसे होगा, एल्यूमिनियम को कहाँ से लाए होंगे, क्या ये सच मिल गया होगा। ठीक है, तो ये सारा इनके अगर ये सच नहीं मिला है तो किस फॉर्म में मिला होगा, वहाँ से कैसे ऑब्टेन किया होगा, तो ये सारा हम किस में पढ़ते हैं, मेटलर्जी में पढ़ते हैं। ठीक है, आपको पता है कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये रिएक्टिव होते हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे लोहा है आपने बाहर रख दिया तो क्या होगा, कोरोजन हो जाएगा, जंग लग जाएगा। क्यों भाई, रिएक्शन की तभी तो लगा। ठीक है, तो वो क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि आयरन हो चाहे एल्यूमिनियम, ज़्यादातर मेटल होती है, रिएक्टिव होती है, वो ज़्यादातर क्या होंगे, या तो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगे या सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे, या हो सकता है कि कार्बोनेट की फॉर्म में हो। अलग अलग फॉर्म में ये आपको मिलते हैं। ठीक है, तो अब ये कहाँ मिले होंगे और वहाँ से ऑब्टेन कैसे किए होंगे, बात ये आती है। अब तो मेनली क्या होते हैं कि ज़्यादातर जो मेटल होती है वो आपकी अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलती है। ठीक है, और हालांकि जो हेलाइड है जैसे सोडियम क्लोराइड वगैरह ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो ये कहाँ मिल जाते हैं, आपको पानी के अंदर मिल जाते हैं, समुद्र वगैरह में। ठीक है, बट ज़्यादातर कहाँ मिलती है, अर्थ क्रस्ट में मिलती है। अर्थ क्रस्ट में आपकी मेटल जिस भी फॉर्म में मिलती है उसे हम मिनरल कहते हैं। पहली डेफिनेशन क्या आती है, मिनरल क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट में आपकी मेटल है वो जिस भी फॉर्म में मिलती है उसे हम क्या कहेंगे, मिनरल कहेंगे। कैसे डिफाइन करूंगा मैं, द फॉर्म इन विच मेटल एग्जिस्ट इन अर्थ क्रस्ट इज नॉन एज मिनरल। ठीक है भाई, जिस फॉर्म में मिली उसे हमने क्या कह दिया, मिनरल कह दिया। अब आप कहोगे अर्थ क्रस्ट में आप देखो मेटल और नॉन मेटल सबको मिलाकर देखो, सबसे ज्यादा क्या होगा, मिट्टी होती है। मिट्टी क्या होती है, SiO2 को कहते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा आपकी ऑक्सीजन होती है अर्थ क्रस्ट में। दूसरे नंबर पे क्या होता है, सिलिकॉन होती है, इसी से तो मिलकर मिट्टी बनी होती है, SiO2 होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, और उसके बाद में एल्यूमिनियम मिलता है, उसके बाद में आयरन मिलता है। ठीक है, ये क्या है, अबंडेंस। आपसे पूछ लेता है कई बार कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है, ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछ ले कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सी मेटल मिलती है तो आप क्या कहोगे, एल्यूमिनियम। और आपसे यह पूछ ले कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सी ट्रांजिशन मेटल मिलती है तो वो क्या होगा, आयरन होगा। ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहां से, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये हो गया मिनरल। मिनरल के बाद में आता है क्या सभी मिनरल से हम मेटल को निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। जैसे आयरन की बात कर लो आप, आयरन के क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल होते हैं, जैसे Fe2O3 है, हेमेटाइट होता है, Fe3O4 है, सॉरी भाई, ये मैग्नेटाइट होता है। इसके अलावा FeS2 है, ये लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, FeS2 है। इसे फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं भाई, इसे फूल्स गोल्ड या आयरन पायराइट बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है फूल्स गोल्ड किसे बोलते हैं, FeS2 को बोलते हैं। तो ये लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। आप देखो कि ये लार्ज अमाउंट में तो पाया जा रहा है। ठीक है, अब क्या मैं इससे मेटल ऑब्टेन कर सकूंगा, जहां भी मेटल निकालनी हो हम दो बातें ध्यान रखते हैं, एक तो वो इजीली निकल जाए और दूसरा हमारा जो कॉस्ट है वो कम से कम लगे। ठीक है, अगर हमारा यहां पर निकालने में कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आयरन का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया। और हमें पता है कि अगर कॉस्ट बढ़ जाता है तो उसकी क्या होता है, अगर हम बेचना चाहें तो क्या वो आसानी से बिक जाएगी, नहीं बिकेगी। आज के टाइम में जैसे लोहा यहां पर मिल रहा है 20 रुपए, किसी दूसरे देश में निकालने में और पूरा खर्चा करके 100 रुपए लगा दिए उस पर और 120 का वो बेचना चाह रहा है, 120 का, क्या बिक जाएगा, नहीं बिकेगा। ठीक है, हम क्या चाहेंगे कि हमें मेटल भी क्या हो, ऐसे प्रोसेस से निकल जाए जो आसान हो
और दूसरा हमारा खर्चा भी कम आए। ठीक है, इसमें क्या होता है, सल्फर को आयरन से हटाना बहुत मुश्किल होता है, बट ऑक्सीजन को हटाना बहुत आसान होता है। ठीक है, आसानी से मैं किसी मेथड से हटा दूंगा। तो आयरन का जो ओर होगा वो क्या होगा, आपका हेमेटाइट होगा, यानी इससे क्या होगा, इजीली और कम कॉस्ट में मुझे लार्ज अमाउंट में आयरन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, खर्चा भी ज्यादा लगा और आयरन भी कम मिला। ये सारे के सारे क्या हैं, मिनरल हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, मिनरल हैं, बट ये क्या हो गया, और हो गया। समझ आया डिफरेंस क्या होता है। और क्या होता है, वो मिनरल जिससे कम खर्चे में आसानी से हमें मेटल मिल जाए उसे हम क्या कहेंगे, और कहेंगे। डेफिनेशन लिखो भाई, और की क्या डेफिनेशन होगी, दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी easily या मैं क्या लिखूंगा, कॉन्वेनियंटली एंड इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक तो देखना ही पड़ेगा भाई, एक्सट्रैक्टेड आउट इज नॉन एज और, यानी वो मिनरल जिससे कम खर्चे में और आसानी से हमें लार्ज अमाउंट में मेटल मिल जाए वो क्या कहलाते हैं, और कहलाते हैं। और वो मिनरल जिससे हमें आसानी से न मिले मेटल और खर्चा भी ज्यादा लग जाए और कम अमाउंट में मिले, वो क्या होंगे, वो मिनरल ही होंगे, वो और नहीं होंगे। ठीक है, तो एक लाइन आती है कि ऑल और आर मिनरल, क्या लिखने वाले हो आप नेक्स्ट, कि all or are mineral but all mineral are not ore। सारे के सारे और होते हैं, वो मिनरल होते हैं, बट सारे के सारे मिनरल और नहीं होते। जैसे Fe2O3 है, आयरन का और है, और ये मिनरल भी तो था। अब क्या FeS2 है, ये क्या था, मिनरल था बट और नहीं है, क्योंकि हमें और तो वो क्या होगा जिससे आसानी से कम खर्चे में मिल जाए, तो वो FeS2 से नहीं मिलेगा। ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी मिनरल और क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपको पता है कि आपका जो और है अर्थ क्रस्ट में जिस भी फॉर्म में मिलेगा उसके साथ क्या होगा, मिट्टी तो होगी ही होगी, है ना। इम्प्योरिटी के रूप में क्या रहेगी, उसके साथ मिट्टी तो प्रेजेंट रहेगी, सिलिका रहेगी। तो जो अनवांटेड अर्थी और सिलिसियस इम्प्योरिटी उसके साथ प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं गैंग। वर्ड आता है गैंग या मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अनवांटेड अर्थी और सिलिसियस, ठीक है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट विद और, प्रेजेंट विद और इज नॉन एज गैंग या फिर मैट्रिक्स। ठीक है, गैंग अभी ये गंगो नहीं है, कहीं गंगो पढ़ो इसको। जो भी अनवांटेड जो अर्थी या मतलब सिलिसियस इम्प्योरिटी होती है, अर्थ में आपको पता है या तो सैंड होगी, कले होगी, या फिर मतलब जो भी अनवांटेड चीज और के साथ प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है, जो हमें नहीं चाहिए अनवांटेड जैसे मिट्टी वगैरह जो प्रेजेंट है वो क्या है, गैंग है। इम्प्योरिटी जो भी होगी उसे हम क्या कहेंगे, और के साथ प्रेजेंट, उसे गैंग कहेंगे। क्लियर होगा यहां तक। अब आज हम कॉमन टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं भाई। पहले आगे आता है एक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है,
तो आप देखो कि गैंग होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। गैंग का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब इस मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए उसके अंदर हम कुछ एजेंट डाल देते हैं, कुछ कंपाउंड डाल देते हैं, ठीक है। उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। हमने क्या किया, गैंग के अंदर फ्लक्स डाल दिया तो क्या बन गया, स्लैग बन गया। इन्होंने इनके साथ क्या की, रिएक्शन की, जिससे स्लैग बना। और स्लैग का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है, ठीक है। तो आप फ्लक्स को कैसे डिफाइन करोगे, दोज सब्सटेंस which decreases melting point of gangue is known as flux। यानी वो सब्सटेंस जो क्या करे, गैंग के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दे, इज नॉन एज फ्लक्स। उसे हम क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। अब आपसे स्लैग पूछ ले कि स्लैग क्या होता है, ठीक है। अपॉन रिएक्शन ऑफ फ्लक्स विद गैंग स्लैग इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये क्या होगा, इनकी से रिएक्शन करके स्लैग बनेगा। स्लैग का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। और एक बात ध्यान रखो, मान लो कि ये कोई वेसल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मैंने और डाल रखी है। ये क्या है भाई, और है, और मैंने बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दे रखा है। क्या दे रखा है मैंने, यहां पर हाई टेम्परेचर दे रखा है। हाई टेम्परेचर पर जाहिर सी बात है और मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। और मेल्ट हो गई तो इनका मेल्टिंग पॉइंट तो क्या होगा, और से भी कम हो गया, है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी मेल्ट हो गई। अब देखो ये मान लिया मैंने क्या है, ये स्लैग है। अब दोनों मेल्टेड है, हो सकता है एक दूसरे के अंदर मिसिबल हो जाए, मिक्स हो जाए, है ना। आप तो यही कहोगे भी दोनों मेल्टेड फॉर्म में तो मिक्स हो जाएगी जी, हमें फायदा क्या हुआ इसका। बट एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो स्लैग होता है वो इमिसिबल होती है, वो कभी भी और के साथ मिक्स नहीं होती। स्लैग क्या होती है, इमिसिबल विद और में इमिसिबल है, वो मिक्स नहीं होगी। और दूसरा क्या होगा, लाइटर देन दी और से क्या होती है, हल्की होती है, जिसके कारण क्या होती है, उसके सरफेस पर फ्लोट करेगी, तैरेगी, ठीक है। इमिसिबल होती है। एंड ये दिखाई दे रहा होगा भाई, अंदर आ रहा होगा, वरना मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूं। इमिसिबल होती है एंड लाइटर देन और से क्या होती है, हल्की होती है, जैसे सरफेस पर तैरेगी, वहां से हम इसको आसानी से हटा सकते हैं। तो आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हमने क्या किया, गैंग को फ्लक्स के साथ रिएक्ट करके स्लैग बनाया, और उस स्लैग को हाई टेम्परेचर पर जब हीट किया, हमें टेम्परेचर देना ही देना पड़ेगा, आगे के जब आप प्रोसेस पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो वहां से क्या होगा, आसानी से हम क्या करेंगे, गैंग को रिमूव कर देंगे। क्लियर होगा यहां तक, है ना। आपको समझ आ गया होगा। फिर फ्लक्स क्या होता है, स्लैग क्या होता है, गैंग क्या होती है। इंप्योरिटी को गैंग बोलते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट गैंग का कम कर दे उसे फ्लक्स कहेंगे, और जो फ्लक्स और गैंग आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं उसे स्लैग कहते हैं। स्लैग का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और ये क्या होती है, इमिसेबल होती है और लाइटर देन और होती है, जिसके कारण उसको आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं। अब आगे नोट कर लो भाई, इसको मैं हटा रहा हूं इसको। अब देखो भाई, आपकी जो और होती है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। और क्या होती है, या तो नेटिव फॉर्म में मिलेगी, ठीक है, और या क्या मिलेगी, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगी। और मैंने शुरू में बताया था कि ज्यादातर मेटल होती है वो कंबाइंड फॉर्म में होती है, क्योंकि मेटल हमें पता है रिएक्टिव होती है ना। अब नेटिव फॉर्म में कौन मिलेगी, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। आपको पता ही है लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है, जैसे आपका गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, ये क्या होती है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये आपकी नेटिव फॉर्म में मिल सकती है। नेटिव फॉर्म का मतलब समझ रहे हो ना, फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म, या फिर इसे एलिमेंटल फॉर्म भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ये तीनों एक ही बात है।
नेटिव फॉर्म कह लो या फ्री फॉर्म कह लो या एलिमेंटल फॉर्म कह लो, यानी उन्होंने कोई कंपाउंड नहीं बढ़ाया, एसएच मिल गई। अब आप कहोगे जी गोल्ड एसएच मिल जाता है क्या, हम ऐसे उठा लाएंगे? अरे उसके साथ इम्प्योरिटी तो होगी होगी, मिट्टी वगैरह चिपकी होगी। हाँ, उसने कंपाउंड नहीं बनाया, ठीक है। उसने ये नहीं कि गोल्ड ऑक्साइड बना लिया, कुछ और बना लिया। हाँ, गोल्ड मिल गया आपको, बट उसके साथ अनवांटेड इम्प्योरिटी रहेगी, ठीक है। उनके साथ क्या रहेगा, गैंग एसोसिएटेड रहेगी। तो नेटिव फॉर्म में क्यों होती है, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये क्या होगी, फ्री फॉर्म में आपको मिल जाएगी। बट आपको पता है इनको छोड़कर बाकी मेटल तो क्या होती है, रिएक्टिव होती है, ठीक है। कंबाइंड फॉर्म में कौन सी मिलेगी, जो रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। जैसे आयरन का एग्जांपल लिया था, Fe2O3 के फॉर्म में मिलता है। टिन होता है SnO2 के फॉर्म में मिलता है। एल्यूमिनियम होता है Al2O3 के फॉर्म में मिलता है। मतलब ये ज्यादातर जो मेटल है वो कंबाइंड फॉर्म में मिलेगी भाई, ठीक है। कंबाइंड फॉर्म का मतलब समझ रहे हो कि मेटल क्या होती है कि एयर के अंदर हमें पता है ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मॉइस्चर होता है। तो मेटल क्या करती है, एयर के अंदर जो भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल है उसके साथ रिएक्ट करके या तो ऑक्साइड बना लेगी या कार्बोनेट बना लेगी, ठीक है। तो यानी कंबाइंड फॉर्म में चली जाएगी। और ये ऐसी होती है जो एयर के अंदर जो प्रेजेंट है, एयर, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ रिएक्शन नहीं करती। यानी मैं यहां लिख दूं, डज नॉट रिएक्ट विद एयर, मॉइस्चर, CO2 एंड O2। मैंने ये ब्रैकेट में क्यों लिखा, समझ आ गया होगा। डज नॉट रिएक्ट विद एयर, एयर के अंदर क्या होती है, मॉइस्चर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, उसके साथ रिएक्ट नहीं करती। और ये क्या कर देती है, जो ये कंबाइंड फॉर्म में मिलती है, जो रिएक्टिव मेटल होती है, ये जो लिस्ट रिएक्टिव थी वो नहीं करती। जो रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगी, रिएक्ट विद एयर। एयर में क्या होता है ज्यादातर भाई, मॉइस्चर होता है, CO2 होती है, O2 होती है, उसके साथ ये आसानी से रिएक्ट कर जाएंगी। तो आपको पता चल गया होगा, दो फॉर्म में होती है, फ्री फॉर्म, नेटिव फॉर्म। जो मेटल रिएक्ट नहीं करती, एयर में जो प्रेजेंट है मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, वो फ्री फॉर्म में मिल जाती है। जो रिएक्ट कर जाती है वो कंबाइंड फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है। अब और पढ़ने वाले हैं भी, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगी तो वो किस किस फॉर्म में मिल सकती है, कंबाइंड फॉर्म में किस किस फॉर्म में वो मिल सकती हैं। तो हम और लिखेंगे, तो मतलब या तो हो सकती है कि आपके ऑक्साइड और हो, कौन से भी ऑक्साइड फॉर्म में मिले तो हम क्या कहेंगे, ऑक्साइड और बोलेंगे उनको। तो ऑक्साइड फॉर्म में कौन कौन सी मिलती है भी, आपका अभी लिखा था Fe2O3 है, इसको हम क्या बोलते हैं, साथ साथ नोट करते जाना भी, हेमेटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी इसको, हेमेटाइट। या Fe3O4 होता है, इसे हम मैग्नेटाइट बोलते हैं। या फिर आपका क्या होता है, SnO2, इसे क्या बोलते हैं, टिन स्टोन बोल देते हैं। या फिर इसे कैसेटेराइट भी बोलते हैं, अभी कैसेटेराइट भी बोलते हैं। इसके अलावा क्या होता है, TiO2 होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इसे रूटाइल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, रूटाइल। इसके अलावा क्या होता है, Al2O3 2H2O, आपको पता है एल्यूमिनियम का और है, इसे बॉक्साइट और बोलते हैं। क्या है ये, बॉक्साइट और है। इसके अलावा एक जिंक ऑक्साइड होता है, इसे जिनसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, जिनसाइट। या इसे फिलोस्फर बुल भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, फिलोस्फर बुल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉपर ऑक्साइड है, इसे क्यूपराइट बोलते हैं, ठीक है। या इसे रूबी कॉपर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और होता है MnO2, ये दिखाई दे रहा होगा भाई, यहां तक आ रहा होगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो लिख लेना, MnO2 है, वो किस में आता है, पायरोल्यूसाइट में आता है। क्या बोलते हैं MnO2 को, पायरोल्यूसाइट। आगे KMnO4 बनाएंगे तब यूज करेंगे उसको, कहां, D&F ब्लॉक में।
MnO2 को हम बोलते हैं पायरोल्यूसाइड। ये तो ऑक्साइड और हो गए। इसके बाद में हम बात करें दूसरे ज़्यादातर क्या होते हैं, या तो ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं या सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं। इसी तो कारण तो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को कैल्कोजेंस बोलते हैं, क्योंकि वो और फॉर्मिंग है। कैल्कोजन का मतलब क्या था, और फॉर्मिंग, जिनसे और बनते हो। तो ये ऑक्साइड और सल्फाइड है। सल्फाइड में देखो भी PbS है, क्या बोलते हैं इसे, गैलेना। ZnS है, जिंक ब्लेंड बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसे सेफेलेराइट भी बोलते हैं। अभी सेफेलेराइट पूछ लेता है कई बार, तो जिंक ब्लेंड को बोलते हैं, यानी ZnS को बोलते हैं। एक होता है CuFeS2, इसे कॉपर पाइराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कॉपर पाइराइट, या इसे कैल्कोपाइराइट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्कोपाइराइट। हाँ, एक होता है भी आपका Cu2S, इसे कैल्कोसाइट बोलते हैं, कैल्कोसाइट बोलते हैं। ठीक है, या इसे कॉपर ग्लैंस भी बोल देते हैं भाई, कॉपर ग्लैंस बोल देते हैं। एक होता है Ag2S, इसे सिल्वर ग्लैंस भी बोल देते हैं। हाँ, ऑक्साइड में एक इंपॉर्टेंट और छूट गया भाई, वो क्या था, U3O8, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे पिच ब्लेंड बोलते हैं, कई बार पूछ लेता है। प्लूटोनियम वगैरह यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो इसी से बनते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, पिच ब्लेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये। हाँ, सल्फाइड और में तो लगभग आपके कवर हो गए मेरे ख्याल में। ठीक है, ये सल्फाइड और है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, आप NCERT में गिवन है, बहुत सारे पढ़ लेना। सल्फाइड के बाद मैं बढ़ता हूं कार्बोनेट और पर। अब कौन से और कर रहे हैं, थर्ड कार्बोनेट और, यानी जिनमें लास्ट में सल्फर लगे होते हैं उन्हें सल्फाइड, जिनमें लास्ट में ऑक्सीजन लगे होते हैं उन्हें ऑक्साइड, और जिनमें लास्ट में मेटल के साथ कार्बोनेट वगैरह लगे हों तो उन्हें कार्बोनेट और बोल देते हैं। एक तो मोस्ट फेमस है, आपने बार बार पढ़ा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं भाई इसको, छोड़ दूं, लाइमस्टोन बोलते हैं, कैल्शियम का और है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसे मैग्नेसाइट बोलते हैं भाई। दोनों को इकट्ठा लिख दो, दोनों को इकट्ठा लिख दो, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को, तो क्या मिलेगा, क्या बोलेंगे इसे, डोलोमाइट। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है भी डोलोमाइट के ऊपर भी। हाँ, इसके अलावा जिंक कार्बोनेट होता है एक, क्या बोलते हैं इसे, कैलामाइन बोलते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, 2 लगा दिया कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के आगे। ठीक है, 2 ये लगा हुआ है, तो इसे बोलते हैं एजुराइट। क्लियर है। एक और आपके लिए छोड़ रहा हूं भी, इसका नाम आप खुद लिखोगे, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड हो। ठीक है, इसका खुद लिखना आपको। मैंने इसके आगे 2 लगाया तो ये एजुराइट बन गया। अगर मैं यहाँ 2 नहीं लगाऊं, सीधा कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड लिख दूं तो क्या बनेगा, ये खुद लिखोगे आप। ठीक है, मैं इतना माना हूं कि आप देखते हैं कितनी सर्च करते हो इस पे। हाँ, ये हमने कर लिया ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। और अब कुछ बात कर लेते हैं हम सल्फेट और के बारे में, नोट कर लिया होगा। हाँ, 4th आ गया आपका सल्फेट और, जिनमें लास्ट में सल्फेट मिले। हाँ, तो एक पहली बात करता हूं मैं, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, सबके दिमाग में आ गया होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या होता है भाई ये आपका जिप्सम। ठीक है, और अगर लेड के साथ सल्फेट जुड़ा हो तो इसे एंजलेसाइट बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, एंजलेसाइट। हाँ, कार्बोनेट में एक और भी था, एक था FeCO3,
इसे सिडेराइट बोलते हैं भाई। FeCO3 को क्या बोलते हैं? सिडेराइट बोलते हैं। इसके अलावा एक था PbCO3, इसे शेरुसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? शेरुसाइट। तो ये नोट कर लेना, लेड कार्बोनेट और ये आयरन कार्बोनेट। तो सल्फेट हो गया अभी, कैल्शियम, लेड, और कौन सा बच गया? एक आपने ये पढ़ रखा है कॉपर सल्फेट 5H2O, इसे हम क्या कहते हैं? ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। एक होता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O, इसे हम क्या बोलते हैं? एप्सम साल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्या है? सल्फेट और है। तो ये हमने पढ़ लिए हैं कार्बोनेट, सल्फाइड, ऑक्साइड और सल्फेट और के बारे में। और इसके बाद में आता है हेलाइड और। तो हेलाइड और में क्या आएगा भाई आपका? जैसे NaCl है, इसे रॉक साल्ट बोलते हैं। AgCl है, इसे क्या कहते हैं? हॉर्न सिल्वर बोलते हैं भाई, है ना? हॉर्न सिल्वर बोलेंगे। इसके अलावा एक आता है आपका CaF2, इसे बोलते हैं फ्लोरस्पार। ठीक है, एक होता है, दिखाई दे रहा होगा भाई नीचे वाला, मुझे नहीं पता, Na3AlF6 है, Na3AlF6 है, इसे बोलते हैं क्रायोलाइट। ठीक है, तो ये कुछ हेलाइड और हो गए। ठीक है, समझ आ गया होगा? कैल्शियम फ्लोराइड को फ्लोरस्पार, Na3AlF6 को क्रायोलाइट बोलते हैं। तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। ये हेलाइड और हो गए। तो ये मेनली जो और है, मोस्टली जो यूज होते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सारा, बाकी जो बच गए हैं या एक आधे जो आप वहाँ NCERT में देख सकते हो। इसके बाद में आता है कि अब आप कहोगे जी बाकी तो सब कुछ ठीक है, ये नोट कर लिया होगा भाई। हाँ, बाकी तो सब कुछ ठीक है, आपने मेटलर्जी की डेफिनेशन नहीं बताई, आपने सारा कुछ बता दिया। मेटलर्जी की क्या है? वैसे तो ब्रॉड डेफिनेशन है भाई, यानी ओर से मेटल को निकालने के लिए जो भी साइंटिफिक टेक्निक यूज की जा रही है वो मेटलर्जी कहलाती है। या फिर आप जो एलॉय बनाते हो, यानी एक से अधिक मेटल को आपस में मिलाकर एलॉय बनाते हो, वो भी मेटलर्जी में आता है। बट हम यहाँ शॉर्ट में डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, आपके लेवल की जो डेफिनेशन है वो लिखा देता हूं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। क्या कहेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। मैं सिंपल से सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं भाई। और से मेटल का एक्सट्रैक्शन करना क्या कहलाता है? मेटलर्जी कहलाता है। अब मेटलर्जी के टाइप पढ़ो भी, नोट कर लिया होगा आपने। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। अब मेटलर्जी 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन से टाइप होते हैं वो? एक होता है हाइड्रोमेटलर्जी, सेकंड होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी, और थर्ड होता है पायरोमेटलर्जी। ठीक है, तीनों में डिफरेंस देखो भी। यहां वर्ड आया हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, वाटर मतलब एक्वस। ठीक है, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन किसके अंदर आता है? हाइड्रोमेटलर्जी में। ठीक है, और इसके द्वारा कौन कौन सी मेटल एक्सट्रैक्ट आउट की जाती है? ठीक है, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, मेनली एक्सट्रैक्ट आउट बाय यूजिंग हाइड्रोमेटलर्जी।
ठीक है, मेनली सिल्वर और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है हाइड्रोमेटलर्जी को यूज करके, यानी मेटल का एक्सट्रैक्शन एक्वस सॉल्यूशन से करे तो हाइड्रोमेटलर्जी आएगा। अब इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रो वर्ड ही बता रहा है इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल carried out by using electricity, तो वो इलेक्ट्रोमेटलर्जी में आएगा। तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी के द्वारा कौन कौन सी मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है अभी, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती है, कौन सी भी, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड आउट, वो इलेक्ट्रोमेटलर्जी के द्वारा होती है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सी होती है भाई, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारी, यानी हम ये कहेंगे एल्कली मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल एंड एल्यूमिनियम, इनका जो एक्सट्रैक्शन है वो हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी के द्वारा करेंगे। एल्कली मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल और एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन है वो किसके द्वारा करेंगे, इलेक्ट्रोमेटलर्जी के द्वारा करेंगे। अब इसके बाद में देखो पायरोमेटलर्जी में, पायरो का मतलब होता है हीट देकर, पायरो का मतलब क्या होता है, हीट देकर, ठीक है। तो मोस्टली जो बाकी बच गई, इनको छोड़कर बाकी जो बच गई वो क्या होती है, पायरोमेटलर्जी के द्वारा एक्सट्रैक्ट आउट की जाती है, यानी ज्यादातर जो मेटल होती है वो पायरोमेटलर्जी के द्वारा करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैरिड आउट बाय यूजिंग हीट, ठीक है, पायरोमेटलर्जी में। तो बाकी ज्यादातर मेटल, यानी मैं यहां लिख दूं मोस्टली मेटल या रिमेनिंग मेटल, जो यहां से बच गई, रिमेनिंग मेटल एक्सट्रैक्टेड आउट बाय दिस मेथड। रिमेनिंग में तो क्या होगा, मोस्टली जो मेटल ज्यादातर बच गई, यानी जो मोस्टली मेटल है, ज्यादातर जो मेटल है वो इसी मेथड के द्वारा एक्सट्रैक्ट आउट की जाती है। इसमें क्या आ गया आपका, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे के सारे किसके द्वारा की जाती है, पायरोमेटलर्जी के द्वारा एक्सट्रैक्ट आउट की जाएगी। तो ये मेटलर्जी की 3 ब्रांच थी भी, हाइड्रो, इलेक्ट्रो और पायरोमेटलर्जी, ठीक है। यहां तक आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।